नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी के 6 क्लास के साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तथा इससे पहले वाला अगर क्लास आप लोग नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लास आपको समझ में आए। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय से प्राप्त होता रहे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, तंतु क्या होते हैं, वस्त्र क्या होते हैं, वस्त्र किससे बनते हैं, क्या क्या उनसे मिलकर के बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, तथा एग्जाम के हमारे परीक्षाओं की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, साथ ही साथ समझने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहेली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, कौन सा प्रतियोगिता, विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था। कौन सा पुरस्कार जीता था, प्रथम पुरस्कार जीता था। और जीतने के बाद में क्या थे, वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे। क्या थे, अत्यधिक उत्साहपूर्वक थे। ठीक है, अत्यधिक उत्तेजित थे। और उन्होंने प्राप्त की हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया था। प्राप्त पुरस्कार राशि से क्या खरीदने का निश्चय किया था, तो अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का क्या किया था, दोनों ने निश्चय किया था। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता को देख करके उलझन में फंस गए। वे क्या हुए, कपड़े की दुकान पे गए और वहाँ पे बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों को देख करके वो क्या हुए, उलझन में फंस गए कि अब हम कौन से कपड़ा लें, उसको तो समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, चित्र संख्या 3.1 में, चित्र संख्या 3.1 में यहाँ पे दिखाया गया है, कपड़े की दुकान है। ठीक, यहीं पे वो इसी दुकान में वो गए और देख करके क्या हुए, वे कंफ्यूज हो गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया। ठीक है, दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र जो होते हैं सूती के हैं, तथा कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम के हैं। ठीक है, संश्लिष्ट यानी कृत्रिम के हैं। ठीक है, उसके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। क्या थे, ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। अब दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित तो दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श भी किया। क्या किया, उन्होंने इन विभिन्न प्रकार के कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त किया। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर लिया। क्या लिया, एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदा। अंत में इतना कपड़ा देखने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदा। ठीक, कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात में पहेली और बूझों ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट बिस्तर पर बिछाने की चादर को बेडशीट बोलते हैं। बेडशीट तथा कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े बने हैं। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि कंबल देखा, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न, जो कि डस्टर झाड़ने के काम आते हैं, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते जो थे, जो स्कूल ले जाते थे, जिसमें अपने बुक्स वगैरह रख करके, वो बस्ते तथा बोरे भी जिस पे वो बैठते थे, किसी प्रकार के वस्त्र से ही बने थे, किसी प्रकार के वस्त्र से बने थे। ठीक है, उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में किया। ठीक है, उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान किस किस रूप में किया, तो किसी को सूती वस्त्र के रूप में, कोई ऊनी का था, कोई रेशमी था, तथा कोई कृत्रिम संश्लिष्ट के रूप में था। ठीक है, क्या आप भी इन वस्त्रों से कुछ की पहचान कर सकते हैं? क्या आप भी इन कपड़ों से, इन वस्त्रों से कुछ पहचान कर सकते हैं? आइए आगे देखते हैं वस्त्रों में विविधता। वस्त्र जो होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि वस्त्रों में विविधता किस प्रकार से होती है तथा वे किन किन चीज़ों के बने होते हैं। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए, किसी टेलर की दुकान पे जाइए और सिलाई के बाद जो बचे कपड़े की कतरन जो होता है, छोटे छोटे टुकड़े में जो नीचे फेंक दिए जाते हैं, उसको एकत्र कीजिए और कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसको करने का अनुभव कीजिए। ठीक, अब क्या कीजिए, स्पर्श कीजिए तथा दर्जी की सहायता से उससे पूछ करके कि कुछ कपड़ों पर सूती, कुछ रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। जाहिर सी बात है, जो भी छोटे छोटे कपड़े बचे होंगे तो एक कपड़े तो होंगे नहीं, कुछ सूती के होंगे, कुछ ऊनी होंगे, कुछ संश्लिष्ट होंगे, तो सबको
छुइए और दर्जी की सहायता से उनसे पूछ करके कि कौन सा कपड़ा सूती है, कौन सा कपड़ा ऊनी है, उसको उस पर लेबल लगाने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। ठीक, आगे देखिए, क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार से बनते हैं। अब आपके मन में ज़रूर ये सवाल आता होगा कि ये कपड़े जो होते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ये किस प्रकार से बनते हैं। जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। क्या होता है, वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। क्या आपने देखा चित्र संख्या 3.2, चित्र संख्या 3.2 में ये देखिए, आप अपना चित्र संख्या 3.2 में कपड़े की कतरन का विवर्धित दृश्य दिखाई दे रहा है, जो कि अलग अलग प्रकार के दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्रियाकलाप 2 देखिए, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। ठीक, इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। ठीक है, जैसा कि चित्र संख्या 3.3 में दिखाया गया है। यहाँ पे आपका दिखाया गया है कि कपड़े से कोई तागा या तंतु खींचना एक किनारे से। याद कीजिए, जब आप ऊनी कपड़े पहनते हैं, कोई ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो अगर कहीं से फट जाती है, कट जाती है, तो वहाँ से अगर एक धागा निकलती है, फिर उसके बाद में क्या होता है, धागे धीरे धीरे पूरा निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर तागा नहीं दिखाई दे रहा है किसी कपड़े से, तो उसको क्या कीजिए कि तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से, किसकी सहायता से, पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। तागों या धागों को एक साथ सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करने पर क्या बनता है, वस्त्र बनता है। अब ये सवाल आता होगा कि ये तब तागे किससे बनते हैं। जब वस्त्र जो होता है तागों को सुव्यवस्थित करने से बनते हैं, तब तागे किससे बनते हैं, धागे किससे बनते हैं। तब आइए आगे आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तंतु को देखते हैं, तंतु क्या होता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई क्या निकालिए, तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रख दीजिए। अब इस तागे के टुकड़े से एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश, किसके अनुदिश, इसके लंबाई के अनुदिश, जैसा कि चित्र संख्या 3.4 में ये दिखाया गया है। तागे को पतले तंतुओं में विखंडित करना, अलग अलग 2 टुकड़ों में क्या करना, विभाजित करना। जैसा कि चित्र संख्या 3.4 में दिखाए के अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। क्या आप यह देखते हैं कि तागा जो है पतली लड़ियों में, यहाँ पे तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है। ठीक है, सुई में तागे को पिरोने यानी डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। याद कीजिए, जब भी हम सुई में पतला धागा डालते हैं कुछ फटे कपड़ों को सीने के लिए, तो ऐसा ही अलग अलग जो होता है, मतलब बिखरा हुआ दिखाई देता है। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। बिल्कुल सही। तब उसको क्या करते हैं हम लोग, दोनों अंगूठे से उसको मसल करके तब पतला बना करके तब सुई में हम लोग उसको पिरोते हैं। ठीक है, तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिसने तंतु कहते हैं। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ और अधिक पतली लड़ियों के से मिलकर बनी होती है। जो पतली लड़ियाँ होती है और अधिक पतली पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं, उसको तंतु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। आगे देखिए, वस्त्र जो है तागो या धागा एक ही बात है। वस्त्र जो होता है तागो या धागों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए, तंतु से मिलकर के तागा बनता है। तंतु से मिल करके क्या बनता है, तागा या धागा बनता है। और धागे से मिलकर के क्या बनता है, वस्त्र बनता है। पहले तंतु हो जाएगा, तंतु से तागा बनाएंगे, फिर तागा से वस्त्र बनाएंगे, तंतु से तागा, तागा से वस्त्र बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे कि सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु जो होते हैं पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट, जिसको पटसन भी बोला जाता है। जूट को क्या बोला जाता है, पटसन भी बोला जाता है।
रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई तथा जूट किससे प्राप्त होते हैं? तो पादप से प्राप्त होने वाले तंतु है। रुई तथा जूट किससे प्राप्त होते हैं? तो पादप से प्राप्त होने वाले तंतु के उदाहरण है। ठीक है, आगे चलिए। ऊन तथा रेशम तंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन तथा रेशम किससे प्राप्त होते हैं? तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन तथा रेशम किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन जो होता है भेड़ अथवा बकरी की कार्तित ऊन से प्राप्त होती है। ऊन जो होता है भेड़ अथवा बकरी की कार्तित ऊन से प्राप्त होती है। ठीक है, इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऊन को जो है भेड़ अथवा बकरी की कार्तित ऊन से प्राप्त तो होता ही है, साथ ही साथ खरगोश तथा याक और ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। ठीक है, रेशमी तंतु जो होता है किससे? रेशम कीट के कोकून अवस्था से खींचा जाता है। ठीक है, हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। हजारों वर्ष पूर्व तक वस्त्र निर्माण के लिए, कपड़े बनाने के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही निर्माण होता था। तब हमारे इतना इंडस्ट्रियल एरिया नहीं डेवलप था, इतना अत्याधुनिक मशीन नहीं डेवलप हुआ था। ठीक है, पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, इससे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत ना तो पादप है अथवा ना ही तो जंतु है, तथा ये तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, इसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, इसलिए इसको संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना तो जंतु से प्राप्त होते हैं, ना ही ये पादप से प्राप्त होते हैं। इसको प्रयोगशाला में संश्लिष्ट करके बनाया जाता है। जैसे संश्लिष्ट तंतु कौन कौन से होते हैं? जैसे पॉलिस्टर हमारे हैं, नायलॉन है और एक्रिलिक है। संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। संश्लिष्ट तंतुओं का उदाहरण कौन सा है? पॉलिएस्टर है, नायलॉन है और एक्रिलिक। ये आपके परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपके बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक क्या है? तो ये संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण है। ठीक है, ये संश्लिष्ट तंतु हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग पादप तंतु के बारे में। कुछ पादप तंतु के बारे में देखते हैं। रुई क्या होता है, रुई कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्ती बनाई है? अब क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए, या फिर दीपावली में जो हम लोग दीप जलाने के लिए, या फिर घरों में जो पूजा होती है उस समय हम लोग क्या करते हैं? दीप जलाने के लिए हम लोग बत्तियाँ बनाते हैं। इन बत्तियों को बनाने के लिए या तो हम लोग कपड़ा का उपयोग करते हैं या फिर रुई का उपयोग करते हैं। ठीक, तो इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों बनाने में भी किया जाता है। रुई का प्रयोग बत्ती बनाने में तो किया ही जाता है, साथ ही साथ गद्दा जो हमारे बेड पे बिछाया जाता है या फिर बैठा जाता है, गद्दा बनाने में, रजाइयाँ बनाने में अथवा तकियों में भी बनाने में इस रुई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि कुछ रुई लीजिए, क्या लीजिए? कुछ रुई लीजिए और इसे खींच करके पृथक कीजिए, अलग अलग कीजिए दोनों हाथों से पकड़ करके, और इसके दोनों किनारों को ध्यान से देखिए आपने क्या परीक्षण किया। ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं, ये कपास तंतुओं से बनी होती है। ये छोटी पतली लड़ियाँ क्या होती है? ये कपास तंतुओं से बनी होती है। रुई कहाँ से आती हैं? अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि रुई कहाँ से आती है। इसे खेतों में उगाया जाता है या फिर साधारणतः कपास के पौधे जहाँ वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। अब देखिए रुई कहाँ उगाया जाता है, रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। और कौन से खेतों में उगाया जाता है? और ये साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ कपास होते हैं। और कपास के लिए काली मृदा तथा जलवायु उष्ण होना चाहिए। कपास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं की दृष्टि से। कपास के लिए कौन सी मृदा? तो काली मृदा, और उसके बाद में जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो उष्ण जलवायु होनी चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। ठीक है, पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूट करके खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास के बीज को देखा जाता है। कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से। कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। कपास बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुनने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफूलों रोवों से इतना श्वेत हो जाता है
जैसे कि हिम ने ढक लिया है। जैसा कि चित्र संख्या 3.6 में ये दिखाया गया है, ये कपास क्या है, कपास पादप का खेत है जो कि बिल्कुल तैयार हो गया है। ठीक है, उसके बाद में साधारणतः इन कपास बॉलों से कपास को हस्त चयन द्वारा, किसके द्वारा, हस्त चयन द्वारा, कपास बॉलों को, बॉल से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है और इस प्रक्रिया को कपास का ओटना कहते हैं। कपास को ओटना कहते हैं। कपास के बीजों से, कपास के बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा जब हम लोग प्राप्त करते हैं, किस विधि द्वारा, तो कंकतन विधि द्वारा, तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कपास का ओटना कहते हैं। ठीक है, पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। पारंपरिक ढंग से कपास जो था किसके द्वारा ओटी जाती थी, तो हाथों से ओटी जाती थी। आजकल तो कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग होने जा रहा है। ठीक है, जैसे 3.7 में यहाँ पे कपास को ओटा जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग जूट यानी पटसन के बारे में। ठीक, पटसन तंतु को पटसन पादप यानी चित्र संख्या 3.8, चित्र संख्या 3.8 में ये आपका पटसन का पादप है, ये आपका पटसन का पादप है। ठीक है, चित्र संख्या 3.8 के तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पटसन किससे प्राप्त होता है, पटसन किससे प्राप्त होता है, पटसन जो होता है किससे प्राप्त होता है, तो ये तने से प्राप्त होता है। पटसन किससे, तने से प्राप्त होता है। कपास किससे, बीज से, कपास बीज से, पटसन तने से प्राप्त किया जाता है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कपास तने से प्राप्त होता है और कपास तने से प्राप्त होता है। ठीक है, और चलिए, तो प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती कब की जाती है, वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। भारत में पटसन को कहाँ कहाँ उगाया जाता है, भारत में पटसन को सामान्यतः पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, उसके बाद में बिहार में, उसके बाद में असम में उगाया जाता है। ठीक है, सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में, किस अवस्था में, पुष्पन अवस्था में ही इसको कटाई कर देते हैं और फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक क्या करते हैं, जल में डुबो करके हम लोग रखते हैं। फसल कटाई जब वो फूल अवस्था में होते हैं, तब फसल कटाई के पश्चात उसके पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं और ऐसा करने पर तना गल जाते हैं। ऐसा करने पर क्या होते हैं, ऐसा करने पर कुछ दिनों तक हम उसके तने को जल में रखने पर क्या करते हैं, उसके तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। ठीक है, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी वस्तुओं को तागों में परिवर्तित किया जाता है। और ऐसा कैसे किया जाता है, ऐसा मशीनों के द्वारा भी किया जाता होगा। ठीक, अब सूती तागे की कताई, अब देखिए यहाँ पे रुई से तागा बनाना, ये तागा बन रहा है। ठीक है, अब सूती तागे की कताई, ठीक, सूती तागे की कताई, आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4 को देखते हैं हम लोग। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, क्या पकड़िए, एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए। इसे धीरे धीरे से रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। चित्र संख्या 3.9 में जो ये दिखाया गया है। ठीक है, ऐसा क्या आप तागा बना सकते हैं, ऐसा करने से क्या हो सकता है, तागा बन सकता है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींच करके ऐंठते हैं और ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति होता था जिसको हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता था, हस्त तकुआ कहा जाता था। पहले हम लोग के ज़माने में देखे थे, हम लोग पापा लोग इसका यूज करते थे, हम लोग के बाप दादा लोग यूज किए थे। अब तो इसका नामो निशान भी मिट गया है। जैसे जैसे अत्याधुनिक मशीनों का विकास हुआ है, डेवलप हुआ है, तब वो पुराने ज़माने के जितने सामान थे वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए हैं। ठीक, उसको तकली कहते हैं, जैसे कि चित्र संख्या 3.10 में दिखाया गया है। चित्र संख्या 3.10 में आपका तकली दिखाया गया है। ये आपका चित्र संख्या 3.10 कहाँ गया, 3.10, 9, 10, ये रहा आपका तकली, यहाँ पे साइड में रखा गया है। ये आपका तकली दिखाया गया है। ठीक है, ये
जैसा कि चित्र संख्या 3.10 में हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी है। चरखा भी तकली के अलावा क्या है, चरखा भी है। चरखा यहाँ पे है 3.11 में, ये चरखा है आपका, ठीक है। चरखा भी तकली कहते हैं, चरखा भी है 3.11 में। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में क्या किया था, लोकप्रियता प्रदान किया था, ठीक है। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्र, खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया था, उत्साहित किया था। और खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में, कब, 1956 में क्या बनाया था, 1956 में संगठन का निर्माण किया था। 1956 में एक संगठन का निर्माण किया था जिसे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के नाम से जाना जाता है। 1956 में एक संगठन का निर्माण किया था जिसे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग कहते हैं, 1956 में, ठीक है। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे देखते हैं कि तागे से वस्त्र कैसे बनते हैं, तागे से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। तो तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। कौन कौन सी विधि है, इसमें से एक बुनाई है, दूसरा बंधाई है। आगे देखते हैं हम लोग बुनाई के बारे में, ठीक है, कि बुनाई के द्वारा कपड़ा कैसे बनाया जाता है। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र जो है तागों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, इससे मिल करके बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की इस प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। इस प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बुनाई या वीविंग कहते हैं। आइए कागज़ का कुछ पट्टी को बुनने का प्रयास करते हैं। कागज़ की कुछ पट्टियों को बुनने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। चित्र संख्या 5 में देखते हैं हम लोग क्रियाकलाप। भिन्न रंगों की 2 कागज़ की शीट लीजिए, भिन्न भिन्न प्रकार की 2 कागज़ की क्या लीजिए, शीट लीजिए, और दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। अब इन दोनों शीटों को क्या कीजिए, आधा मोड़िए, जैसा कि चित्र संख्या 3.12 में यहाँ पे दिखाया गया है। चित्र संख्या 3.12 में यहाँ पे ए, बी, यहाँ पे सी और डी करके दिखाया गया है, ठीक है, सबका अलग अलग। चित्र संख्या इसमें दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। क्या कीजिए, रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र संख्या 3.12 में बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोल करके इनको क्या कीजिए, फैला दीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटाओं से चित्र संख्या 3.12 सी में ये जैसा कि दिखाया गया है, ठीक है। इसके अनुसार दिखाया अनुसार बुनिए तथा चित्र संख्या 3.1.2 डी में पट्टियों को बुनने के पश्चात का नमूना भी दिखाया गया है, ठीक है, उसको ध्यान से देखिए। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुन करके वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। तागे क्या होते हैं, वास्तव में कागज़ की जो पट्टियाँ होती है उनकी तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। वस्त्रों की बुनाई किस पे की जाती है, करघों पर की जाती है। ये रहा आपका करघा, जो हथकरघा जिसको बोलते हैं, ठीक है, 3.13 में दिखाया गया है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित होते हैं। करघे क्या होते हैं, या तो हस्त प्रचालित हाथों के द्वारा चलाए जाते हैं या फिर क्या होते हैं, विद्युत के द्वारा उसको प्रयोग किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं। हमारे घर में माँ बहन जो होती है स्वेटर हाथों से बुनाई करते हैं, उनको बहुत अच्छी कलाकारी आती है, ठीक है। इनकी बुनाई नीटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। चित्र संख्या 3.14 में यहाँ पे दिखाया गया है, हाथों से स्वेटर बुना जा रहा है। हाथों से क्या होता है, हमारे घर की महिलाएं स्वेटर बुन देती हैं, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के, बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींच करके देखा है। आप ध्यान दीजिए, जब आपका मोजा का कहीं से भी फट जाता है तो उसका धागा क्या होता है, उखड़ना यानी नोचना स्टार्ट हो जाता है। किसी तागे को खींच करके आपने देखा है, जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एक
एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता चला जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। इस प्रकार की बुनाई किसके द्वारा की जाती है? मशीनों के द्वारा भी की जाती है तथा हाथों से भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि वस्त्र सामग्री का इतिहास देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? अब ध्यान दीजिए कि प्राचीन काल में जब इतने डेवलप नहीं थे, इतना हमारे अत्याधुनिक तरीके से मशीन का निर्माण नहीं हुआ था, तब प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? क्या पहन करके अपना जीवन यापन करते थे, अपने तन को ढकते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उस समय ऐसे अत्याधुनिक तरीके के कपड़े उपलब्ध नहीं थे, तब ये क्या करते थे? वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं को मार करके उसके चमड़े को पहन लेते थे, अपने तन को ढक लेते थे और समुद्र से अपने शरीर को ढकते थे। वे किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुन करके चटाइयाँ तथा डलियाँ, टोकरी बनाना सीखा। जब कृषि का प्रारंभ हो गया तब वे क्या किए? धीरे धीरे उनको कृषि करना आने लगा तथा वे पत्ती तथा डालियों से चटाइयाँ बनाना स्टार्ट करने लगे, टोकरी बनाना स्टार्ट करने लगे। ठीक है, लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन दे करके लंबी लड़ियाँ बनाने लगे। इनको बुन करके वस्त्र तैयार करने लगे। धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि अब हमको कैसे कपड़ा बनाना है, कैसे पहनना है। ठीक है, पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। पूर्व में भारतवासी किससे बने वस्त्र पहनते थे? रुई से बने वस्त्र पहनते थे पूर्व में, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है। फ्लैक्स क्या है? क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछ देगा कि फ्लैक्स क्या है। फ्लैक्स एक चिड़िया है, एक क्या है? तो फ्लैक्स एक पादप है। ठीक है, एक जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। फ्लैक्स से क्या होता है? एक प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। फ्लैक्स एक पादप है। ठीक है, प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि जो है, प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। किस नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी? तो नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना भी नहीं आता था। लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। उस समय अपने शरीर के विभिन्न भागों को किससे आच्छादित कर लेते थे? तो वस्त्रों से ऐसे ही ढक लेते थे शरीर पे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके कपड़े पहनना तैयार करने लगे। इस आविष्कार के पश्चात सिले हुए कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं? बिल्कुल सही बात है। पैंट शर्ट तो सिल करके प्रयोग करते हैं, लेकिन साड़ी जो होता है, धोती होता है, लुंगी होता है तथा पगड़ी होता है, उसको क्या करते हैं? बिना सिले हुए वस्त्र के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे कि जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको कपड़े बनाने का यहाँ पे दिखाया गया है कि कपड़ा कैसे तैयार होता है। कपड़ा बनाने की कुछ विधियाँ दिखाई गई है। जैसे यहाँ कपास के गोलक से हम लोग ओटाई विधि के द्वारा रेशे बनाते हैं। रेशे को कताई विधि के द्वारा फिर यहाँ पे तागे या धागे बनाते हैं। फिर तागे या धागे को बुनाई और बंधाई 2 विधियाँ होती है वस्त्र बनाने के लिए। तागे के द्वारा बुनाई और बंधाई 2 विधियाँ होती है, जिससे क्या होता है? जिसका प्रयोग करके हम लोग वस्त्र बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में आज का कक्षा हम लोग समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।